जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर के आया हूँ परी की। और इस कहानी को सुनने से भी आपको बहुत कुछ ज्ञान आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो अप्सरा साधना परी साधनाएं करते हैं उनको इस कहानी के सुनने से विशेष रूप से लाभ मिलेगा। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना, ठीक है, अंत तक इसको देखना। एक समय की बात थी जब परी लोक में जो वहाँ की रानी परी थी, उसके जन्मदिन का अवसर था। और परी देश में बहुत बड़ा उत्सव था जिसमें शामिल होने के लिए आसपास के ग्रह की परियां आई हुई थी। रंग बिरंगी बत्तियों से पूरे महल के साथ साथ पूरा देश जगमगा रहा था उनका। महल के बाहर के उपवन में उत्सव के लिए सुंदर सुंदर पंडाल लगाया गया था, जिसमें एक तरफ नाचने गाने की पूरी व्यवस्था थी तो दूसरी तरफ बच्चों के खेलने के लिए एक से एक चीज़ें और खिलौने भी थे। हर उम्र के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। मेहमान आते और अपनी उम्र के अनुसार पंडाल चुन करके और उसमें चले जाते और झूमने लगते। महल के रसोइये जो थे वो लजीज पकवान बनाने में व्यस्त थे। सारे लोग उत्सव की मस्ती में डूबे हुए थे। तभी लाल ग्रह की जो राजकुमारी थी, लाल परी, वो गिर करके मूर्छित हो गई एकदम से। हर तरफ एक हड़कंप मच गया। अब राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य ने लाल परी का इलाज शुरू किया, पर सारी दवाएं बेअसर रही। किसी भी दवा ने काम नहीं किया। लाल परी को होश नहीं आया तो राजवैद्य ने लाल परी की जो माँ थी, लाल रानी राजकुमारी के, उसने कहा कि राजकुमारी के शरीर पर किसी विष का प्रभाव है, कहीं किसी की विषाक्त चीज़ पर इनका पैर पड़ गया है या इन्होंने छू लिया है। तो लाल रानी ने, जो परी थी, उसने याद करते हुए कहा कि हाँ, ऐसा हुआ था। यहाँ आते समय एक बैग में जलता हुआ जो दिया था वो उड़ता जा रहा था। तो लाल परी ने उसे छूने की कोशिश की थी और शायद छुआ भी होगा। वैद्य ने कहा कि आपको रोकना चाहिए था। पृथ्वीवासी जादू टोना करके ऐसी चीज़ें उड़ाते हैं जो कि बहुत विषैली होती हैं। राजवैद्य ने गंभीरता पूर्वक इस बात को कहा। तो क्या इसका कोई इलाज नहीं? एक साथ में कई स्वर उभरे। सभी ने कहा कि हाँ, इसका उपाय पृथ्वी पर ही है। विष का असर इतना बढ़ चुका है कि अब वहीं एक उपाय है बस। अब क्या किया जाए? तो जल्दी बताइए। लाल परी ने के दोस्त जो राजा पुरुआ थे, उन्होंने घबराते हुए कहा, वहाँ के पत्थरों पर एक जड़ी बूटी मिलती है, उसका रस पिलाया जाए तो लाल परी जो है वो बच सकती है। तो हम अभी जाते हैं, पूरी पृथ्वी को छान मारेंगे। राजा पुरुआ ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। ऐसे नहीं, हमारे पास बहुत कम समय है। पहले पृथ्वी के नक्शे में उस पर्वत को ढूंढ लेते हैं, फिर लाल परी को लेकर के वहीं चलते हैं। अकेले किसी के आने जाने में बहुत समय लग जाएगा, राजवैद्य ने कहा। तो थोड़ी देर बाद जब उस दिशा की जानकारी हो गई तो लाल परी को राजा पुरुआ ने गोद में उठाया और जो लाल रानी थी, परियों की महारानी, वो वैद्य जी के साथ पृथ्वी की ओर उड़ चले। वो अब पर्वत की नरम नरम जो घास थी उस पर लाल परी को लिटा दिया गया और उसके मुख में जो है उस बूटी का रस डाला गया। तो कुछ समय बाद उसने आंखें खोल दी। लाल परी ने जब आंखें खोली तो पृथ्वी पर सूर्य का पदार्पण हुआ था, मतलब सूर्य निकला हुआ था। उसकी सुनहरी आभा से हर चीज़ खूबसूरत लग रही थी। फूलों के रंग निखरे हुए थे और आसमान साफ और नीला दिखाई दे रहा था। अब ठंडी ठंडी हवा के मंद मंद झोंके से पेड़ पौधे मस्त होकर के झूम रहे थे। आंखें खुलते ही लाल परी ने हर तरफ देखा और एक जगह उसकी नज़रें ठहर गई। सब ने उधर देखा तो एक चरवाहा उन सबको हैरत से आंखें फाड़ करके देख रहा था और सबको अपनी तरफ देखते हुए देख करके वो चरवाहा डर करके भागने लगा।
तो लाल परी ने उससे कहा कि रुको, डरो नहीं, हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो चरवाहा वहीं पर रुक गया और लाल परी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? चरवाहे ने कहा, रामधन। मुझे कुछ पीने के लिए दे सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, कहकर चरवाहे ने गाय का दूध निकाला और लाल परी को दे दिया। दूध पीकर लाल परी बहुत खुश हुई, बहुत ही स्वादिष्ट लगा उसे। उसने पुलकित होकर के कहा कि फिर चारों तरफ वो घूम घूम करके हरियाली, दरख्तों में लगे हुए फल, रंग बिरंगे फूलों को देखकर वो बहुत खुश हो गई। मैं कुछ समय के लिए रहना यहाँ पर चाहती हूँ। रानी बोली कि बेटा, हम परियां हैं, हम धरती पर नहीं रह सकते। लेकिन लाल परी बोली कि माँ, हमारे यहाँ ऐसे सुंदर प्राकृतिक दृश्य कहाँ होते हैं, इस तरह फल नहीं तोड़ सकते। उसने एक पेड़ से फल तोड़ते हुए कहा। फिर फूलों की खुशबू लेते हुए बोली, हमारे ग्रह पर हम जो चाहते हैं हमारे सामने आ जाता है। हर एक चीज़ वहाँ पर जादुई है, इस तरह प्रकृति से नहीं मिलता। बेटा, तुम्हारा स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है। माँ ने समझाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन उसकी बात काट करके लाल परी बोली, मैं यहाँ इन सबके बीच। उसने चारों तरफ हाथ घुमाते हुए माँ की बात को बीच में ही काट करके रोक दिया और कहा कि यहीं पे रहूँगी तो जल्द स्वस्थ होकर परी देश लौट आऊँगी। अब लाल परी की जिद को माँ जानती थी, इसलिए वो चुप हो गई। राजा परवा ने भी समझाने की कोशिश की, पर उसकी बात पर उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया। और वो चरवाहे से पूछा उसने कि रामधन, इस पर्वत पर कोई आता जाता तो नहीं है? चरवाहा बोला, नहीं, सब नीचे से ही जानवर चराकर चले जाते हैं। हमको यह पर्वत बहुत आकर्षित करता है, इसलिए हम अक्सर यहाँ पर आकर के बैठते हैं। लाल परी ने पूछा, रामधन, तुम मेरे साथ रह सकते हो? रामधन बोला, हाँ, मेरा इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। सब जानते हैं कि इस पर्वत पर मेरा बहुत मन लगता है, इसलिए कोई ध्यान भी नहीं देगा कि मैं कहाँ और क्यों रह रहा हूँ। रामधन ने जल्दी से पूरी बात कह दी। धरती पर रहने के लिए तुम्हें पंख, जादुई और अंगूठी और छड़ी मुझे वापस करने होंगे, क्योंकि तुमने हमारे लाल परी देश के नियमों का उल्लंघन किया है। लाल परी की जो रानी थी उसने उदास होकर के कहा। अब लाल परी ने अपने पंख, जादुई अंगूठी और छड़ी जो थी वो हंस करके और वापस कर दिए। माँ ने दुखी होकर लाल परी की तरफ देखते हुए बोली कि तुम हमसे कोई संपर्क नहीं कर सकोगी। हाँ, हम भी कभी कभी तुमसे मिलने आ जाएंगे। फिर रामधन की तरफ देखकर बोली, इस नादान सी परी का ध्यान रखना। रामधन ने हाँ में सिर हिलाया। अब राजा पुरवा बोला, लाल, तुम मेरी बहुत प्यारी दोस्त हो, मुसीबत के समय मुझे याद करना। भारी मन से सब वहाँ से लौट गए परीलोक के लिए। अब लाल परी पहली बार धरती पर आई थी, इसलिए इस नई दुनिया में उसे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही थी। उसने चरवाहे रामधन से विवाह कर लिया और सुखपूर्वक वो रहने लगी। इतनी सुंदर स्त्री पाकर रामधन तो निहाल हो गया। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका विवाह हो सकेगा। उसके पास अपना कुछ तो था नहीं, वो दूसरे के गायों को चराता था और उससे जो भी आमदनी होती थी रूखा सूखा खा करके कहीं भी पड़ जाता था। ऐसे ही उसके दिन गुजर रहे थे कि एक करिश्मे की तरह लाल परी उसकी ज़िंदगी में आई। वह रोज़ सुबह पर्वत के नीचे जाकर गायें चराता और उनसे जो भी पैसे मिलते उससे ज़रूरत की और खाने पीने की चीज़ें लेकर के शाम को लौट आता और सब लाल परी के हाथ में वो दे देता। अब लाल परी उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके खर्च करती। इस तरह दोनों की ज़िंदगी सुखपूर्वक जो कट रही थी। अब समय बीतता गया। नियत समय पश्चात लाल परी ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, एक पुत्र और एक पुत्री। अब परिवार में 2 सदस्य के बढ़ जाने से खर्चा भी बढ़ गया, पर आमदनी नहीं बढ़ी। जब गुजारा मुश्किल हो गया, बच्चे भूख से बिलखने लगे
तब लाल परी ने रामधन को एक हार दे करके कहा कि इस हार को तुम बेच आओ। और रामधन ने उस हार को अंगोछे में लपेट कर सीधे वो सुनार के पास गया। अब गरीब चरवाहे के पास इतना कीमती और अद्भुत हार देख करके सुनार चौंक गया। उसे लगा कि हो ना हो यह चोरी का हार है, उसने राजमहल से उड़ाया है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उसने खबर सुनी थी कि महारानी का हार चोरी हुआ था। कितने शातिर हैं ये लोग, राजमहल में चोरी करके दिन दहाड़े गहने बेचने चले आए। हिम्मत तो देखो इनकी, सुनार ने मन ही मन में सोचा। और रामधन को बातों में उलझाए रखकर रोके रखा उसने, और तुरंत ही सिपाहियों को खबर करवा दी। और कुछ ही देर में सिपाहियों ने उसे आकर के पकड़ लिया। उसने अपनी पूरी कहानी बताने की कोशिश की, अपनी सफाई देता रहा, पर किसी ने नहीं सुनी। लाख चिल्लाता रहा, पर उसे चोरी के इल्जाम में जेल में बंद कर दिया गया। अब लाल परी ने कई दिनों तक अपने पति के आने का इंतजार किया। जब वो नहीं लौटा तो घर के हालात और ख़राब हो गए। बच्चे भूख से बिलखने लगे, तो वो पहाड़ी से नीचे उतरी। आखिर उसने बच्चों के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था, और रामधन का भी उसे पता लगाना था। पहले तो उसका नाजुक शरीर और बेपनाह खूबसूरती देख करके कोई भी उसे अपने घर में काम देने को तैयार नहीं हुआ। सबको लगता था कि ये सुकुमारी सी लड़की क्या घर के चौका बर्तन कर पाएगी। फिर उसके चेहरे पर परेशानी देखकर कुछ लोगों का मन पिघल गया, और उन लोगों ने उसे अपने घर में काम करने के लिए रख लिया। उसे 3 घरों में चौका बर्तन करने का जो काम मिल गया, जिससे बच्चों के खाने पीने की समस्या हल हुई। मगर रामधन के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। वह किसी को अपनी सच्चाई बताना नहीं चाहती थी। उसे डर था इससे कोई परेशानी न खड़ी हो जाए, इसलिए रामधन के बारे में खुलकर किसी से बात नहीं कर सकती थी। एक दिन बाजार में उसने 2 औरतों को कहते हुए सुना कि एक स्त्री बोली कि रामधन बेचारा बिना वजह फंस गया। सुना है महारानी ने कहा है कि वह हार उसका नहीं है। दूसरी बोली, हाँ हमने सुना है कि उसने शादी कर ली थी, उसकी स्त्री पर्वत पर रहती है। पता नहीं उस बेचारी तक यह खबर पहुंची भी है या नहीं कि उसका पति जेल में बंद है। रामधन का पता लगने के बाद वो दुख के साथ उसे राहत भी मिली। उसे छुड़ाने का उपाय सोचते हुए घरों में काम निपटाने लगी। वो आज उसे पसीना बहुत आ रहा था। उसे जब भी पसीना आता था तो पसीने की बूंदें मोती बन जाती थी, जिसे वह सबसे छुपाकर संभाल कर रख लेती थी। पर आज परेशानी में उसे ध्यान नहीं रहा, और वो अपने आंचल से पसीने पोंछती जा रही थी। दूसरे दिन उसकी एक मालकिन ने अपनी पड़ोसन से पूछा कि कल नौकरानी मेरे यहाँ काम करके गई तो चमकीले मोती बिखरे पड़े थे। वह तुम्हारे यहाँ भी तो काम करती है, तुमने देखे हैं? अब दूसरी बोली कि हाँ बहन, मुझे भी कुछ चमकीले मोती गिरे हुए मिले थे। दोनों ने कहा कि चलो फिर सुधा से पूछ लेते हैं, और उसके यहाँ भी वो काम करती है। कहते हुए दोनों सुधा के घर गई। जब उसने भी मोती मिलने की बात कही, तब सबने आपस में जो है सलाह मशवरा किया कि ये जादूगरनी लगती है, पहले कभी देखा भी नहीं, सुंदर भी इतनी है कि नौकरानी नहीं लगती। कौन है ये, कहाँ से आई है, और उस पर से न यह जाने कहाँ से इतने मोती झड़ते हैं। उसके हंसने से मोती झड़ते हैं कि रोने से मोती झड़ते हैं, समझ में नहीं आता। अब डर करके सबने उसे काम से हटा दिया। अब क्या करे वो, कैसे वो अपने पति को छुड़ाए और बच्चों को पाले। अपनी धुन में वो खोई हुई वो पहाड़ी पर अपनी झोंपड़ी में बैठी हुई थी। उसे राजा प्रभा की याद आई। उसने आंख बंद करके उसे पुकारा, और राजा प्रभा को सामने खड़ा पाया। उसने सारी कहानी सुन करके राजा मदद करने को तैयार हो गया। तब लाल परी ने उससे कहा, यह परीलोक नहीं पृथ्वी है। यहाँ के लोगों को मैं ठीक से समझ नहीं पाई, तो तुम क्या समझोगे? तुम इतनी मदद करो कि मेरे बच्चों को परीलोक ले जाओ, अगर लाल परीलोक के नियमों का उल्लंघन न हो तो। लाल परी ने गुस्से से और दुख से कहा।
तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। तुम्हें वहाँ से निकाला नहीं गया है और न ही किसी श्राप की वजह से तुम यहाँ हो। तुम अपनी मर्जी से यहाँ हो। राजा ने उसे समझाते हुए कहा, मैं रामधन को इस मुसीबत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। तुम माँ से कहना मेरी फिक्र ना करे। अब राजा पुरवा के जाने के बाद उसे बच्चों की चिंता से राहत मिल गई उसको, क्योंकि बच्चे जो है वो परिलोक चले गए। क्योंकि और काम करते हुए उसका सारा ध्यान पर्वत पर जो झोंपड़ी में पड़े बच्चों की तरफ लगा रहता था। लाल परी उस हार के मैचिंग बुंदे को लेकर के उस सुनार के पास गई ताकि उसे भी चोरी के इल्जाम में जेल भेज दिया जाए और वो रामधन से मिलकर आगे की योजना बनाए। पर सुनार ने उसे गौर से देखा और बुंदे के दाम दे दिए। अब तो रामधन से मिलने का मौका भी हाथ से चला गया। रुपयों की थैली थी। उसने अपनी झोंपड़ी में बैठी हुई कुछ सोच रही थी। तभी उसकी नज़र उस डिब्बे पर गई जिसमें उसने पसीने से बने हुए जो मोती थे वो संभाल करके रखे हुए थे, क्योंकि लाल परी ने वो सब मोती जो थे वो सब जमा करके रखे थे। और मोतियों की खूबसूरत सी उसने एक माला बनाई और उसे लेकर के वो राजमहल की ओर चली। चलते चलते रास्ते में रात हो गई, लेकिन वो कहीं भी रुकना नहीं चाहती थी। वो जल्दी से जल्दी महल पहुंच जाना चाहती थी, क्योंकि उसने सुना था कि 2 दिन बाद ही रामधन को दरबार में पेश होना है और महाराज फैसला सुनाने वाले हैं। इसलिए वो समय गंवाना नहीं चाहती थी। सारी रात चलने के बाद सुबह के समय राजमहल पहुंची। उसने पहरेदारों को बताया कि वो महारानी के लिए ऐसा तोहफा लाई है जिसे देखकर वो खुश हो जाएंगी। तोहफा क्या है यह देखने से इनकार करते हुए कहा कि सिर्फ महारानी को ही दिखाएंगे वो। इसलिए सब लोग मजाक समझ करके और किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मिन्नतें करने में उसका सारा दिन निकल गया। भूखी प्यासी वो सबसे मिन्नतें करती रही, पर किसी को भी दया नहीं आई। पहरेदार हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते रहे और इसी तरह से कि भाई इसी तरीके से अगर राह चलते कोई भी रानी माँ को भेंट देने के लिए आता रहेगा और महारानी माँ उसे स्वीकार कर लेगी तो महल तो उपहारों से ही भर जाएगा। एक साथ सब हंसने लगे, पर लाल परी ने हिम्मत नहीं हारी। सुबह से शाम हो गई, तब एक सिपाही जो सुबह से उसे मिन्नतें करते हुए देख रहा था, उसे उस पर दया आ गई और उसने महारानी तक ये खबर पहुंचा दी। महारानी ने एक दासी को लाल परी को बुलाने के लिए भेजा। यह देखकर सब पहरेदारों के चेहरे उतर गए। लाल परी जो थी उनकी तरफ एक नज़र डालने के बाद और दासी के साथ वो चल दी। महल की जो भव्यता थी वो लाल को अपने महल की याद आ गई उसे देख करके। लाल परी जब वहाँ पहुँची तो महारानी का श्रृंगार हो रहा था। उसके कदमों में बैठकर उसने और मोतियों की माला उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि इससे आपकी सुंदरता में निखार आएगा। महारानी उसकी धृष्टता भरे शब्द सुनकर गुस्से से पलटी तो देखती रह गई। वह दुआ के अंदाज में हथेलियों को जोड़े हुए बैठी थी और उसके बीच रखी मोतियों की माला से सतरंगी प्रकाश फूट रहा था। मेरी तुच्छ भेंट को स्वीकार कर आप मुझे सेवा का मौका दीजिए। इस तरह से उपहार कीमती देकर कोई दासी बनने की इच्छा प्रकट करे तो हैरत की बात तो होगी ही। महारानी कभी माला को कभी उसके खूबसूरत मुखड़े को देख रही थी जो माला की चमकीली रोशनी में दमक रहा था। कुछ देर बाद जब लाल परी ने दोबारा दासी बनने की बात की तो उसकी एकदम से तंद्रा जो थी वो भंग हुई और उसने कहा कि ऐसे खूबसूरत इतने चमकीले मोती आज तक मैंने नहीं देखे, तुम्हारे पास कहाँ से आए? मेरे पास मोतियों का पेड़ है साम्राज्ञी जी, लाल परी बोली। मोतियों का पेड़ कहाँ से आया, कैसे आया? महारानी ने एक साथ कई सवाल कर दिए। उन्हें मन ही मन थोड़ी जलन भी हुई कि ऐसे नायाब मोती का पेड़ मेरे राजमहल में ना होकर इस गरीब की कुटिया में है, और इसकी सुंदरता भी इस मामूली कपड़े में भी जगमगा रही है। अब भूख और थकान से बेहाल लाल परी ने थके अंदाज में कहा कि ये लंबी कहानी है। तो महारानी ने उसे दासियों के साथ भेजकर उसके खाने और आराम करने की व्यवस्था करने के लिए कहा, पर वो मोती का पेड़ और उसकी खूबसूरती दोनों उसके मन में चुभ गई थी।
इसलिए कुछ घंटे बाद उसने लाल परी को हाजिर होने का हुक्म दे दिया। अब लाल परी अंदर ही अंदर खुश हुई कि उसकी चाल कामयाब हो गई। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हो रहा है। महारानी को आदाब बजा करके वो चुपचाप खड़ी रही और महारानी ने सभी दासियों को वहाँ से जाने का इशारा कर दिया। दासियों के जाने के बाद लाल परी की तरफ देखकर बोली, अब बता सकती हो। लाल परी ने अपनी सच्चाई न बताकर एक गढ़ी हुई कहानी बताई। उसने बताया कि एक बार की बात है, मेरी माँ और भाई जंगल के रास्ते से मौसी के घर लौट रहे थे। रात हो जाने के कारण जंगल में ही एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। उस रात परियों की टोली जंगल में जश्न मनाने आई। एक छोटी सी परी का पंख पेड़ की टहनी से उलझ गया और वो रोने लगी। माँ और भाई शोर सुनकर जग गए थे और डर से छुपकर बैठे थे। उस परी का रोना सुनकर के उन्हें दया आ गई। उन्होंने इधर उधर देखा, थोड़ी दूरी पर सब परियां दूर थीं। भाई ने उसे उतारा और माँ ने उसके पंखों को ठीक किया, फिर भी वो उड़ नहीं पा रही थी। तब भाई ने उसे गोद में उठाकर और माँ के साथ वो वहाँ गए जहाँ सब नाच गाने में मगन थी। अपनी बच्ची को सही सलामत पहुँचाने के लिए उन्होंने बहुत आभार व्यक्त करते हुए खुश होकर बहुत ही एक कीमती सुंदर हार उन्हें उपहार में दे दिया। माँ ने वो हार मुझे दे दिया। उस हार को पहनते समय उसका एक मोती टूट करके गिर गया, जिसे मैंने जमीन में दबा दिया। देखते ही देखते मोतियों का पेड़ उगाया। महारानी उसी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे वो जानना चाह रही हो कि वो हार कहाँ है जो हार टूटा हुआ था। तो कुछ रुक करके वो आगे बोली, मैंने कठिन समय में वह हार अपने पति को देकर सुनार के पास बेचने के लिए भेजा, पर सुनार ने उन्हें चोर समझ लिया और चोरी का इल्ज़ाम लगा करके गिरफ्तार करवा दिया। इतना बताकर लाल चुप हो गई। उदासी उसके खूबसूरत मुखड़े पर उतर आई थी। महारानी ने लाल परी से कहा, कहीं तुम रामधन की बात तो नहीं कर रही हो? हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। कल दरबार में उन पर लगे इल्ज़ाम की सुनवाई होगी। आप तो सच्चाई जानती हैं, हार किसका था ये भी आपको मालूम हो गया है। कल दरबार में मेरी मदद कर दीजिए ताकि मेरे पति रिहा हो जाएं। महारानी खामोश रही, जैसे आश्वासन समझकर कई रोज की जगी हुई लाल आज सुकून से सोई थी, क्योंकि वो तो समझ रही थी कि कल रामधन को छुड़ा दिया जाएगा। लेकिन महारानी बहुत चतुर थी और वो समझ रही थी, तो उसे शक हो गया कि दासी ने ये मनगढ़ंत कहानी बताई है। सवेरा होते होते उन्होंने तय कर लिया कि रामधन को कैसे बचाया जा सकता है। उन्होंने अपनी खास दासी सुनैना को बुलावा भेजा और उसे सब समझा दिया कि दरबार में उसे क्या कहकर रामधन को बचाना है। फिर उससे बोली, जाते जाते नई दासी को मेरे पास भेजना। अचानक से सुबह सुबह आए बुलावे से लाल परी घबराई हुई आई। रानी ने उसे शांत करते हुए कहा, रामधन रिहा हो जाएगा, पर तुम्हें मेरी खास दासी बनकर महल में रहना होगा। मैं तो आपकी सेवा करने आई ही हूँ, लाल परी ने हंसते हुए कहा। और तुम्हारा नाम क्या है? तो लाल परी ने बताया कि लाल बबनी मेरा नाम है। बाबा की लाल यानी बेटा और माई की बबनी। कोई लाल पुकारता है, कोई बबनी कहता है। महारानी की बात पूरी होने से पहले उसने फिर एक बार बात बना दी। दरबार में सुनैना ने महारानी का पक्ष रखते हुए कहा कि महारानी साहिबा ने पहले ही कहा था कि वो हार उसका नहीं है। रामधन की पत्नी महारानी की सेवा में है। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के महारानी साहिबा ने हार उन्हें दिया था। अब दरबार में सन्नाटा छा गया और थोड़ी देर बाद सुनाए गए फैसले में रामधन बरी हो गया। अब लाल परी सोच में पड़ गई कि मैंने जो कहानी बताई थी, महारानी ने उस दरबार में, राज दरबार में उसे उजागर क्यों नहीं किया। इधर महारानी को ऐसा लग रहा था कि हार और मोती के अलावा लाल बबूनी स्वयं में कई रहस्य समेटे हुए हैं। इसलिए उन्होंने मामले को जल्दी निपटाकर उसको अपनी सेवा में रखकर
सब जानकारी हासिल करना चाहती थी वो। अब लाल ने महारानी से रामधन के साथ जाने की इजाज़त मांगी ताकि वह अपने घर बच्चों को व्यवस्थित करके फिर से महारानी की सेवा में आ सके। दोनों के जाने के कुछ देर बाद ही एक दासी भागती हुई महारानी के पास आकर बोली, यह रुमाल उस दासी लाल बवनी का है जिसे कल वो अपने माथे का पसीना पोंछ रही थी। इसमें वैसे ही सुंदर और चमकीले मोती हैं जैसे मोतियों की माला उसने आपको भेंट की थी। मोती देखकर महारानी का शक यकीन में बदल गया और वो बोल उठी, तो वह परी ही है, मेरा शक सही था। अब दासी ने यह बात सुन ली तो उसने दूसरी दासी को बताया, दूसरी ने तीसरी को बताया। अब ये बात होते होते जंगल की आग की तरह फैल गई। अब लोग परी को देखने के लिए पहाड़ की तरफ भागे। लाल परी जो थी वो बहुत दिनों से के बाद रामधन से मिलकर बहुत खुश थी। वो टहलते घूमते झोंपड़ी में आकर आराम कर रहे थे। तभी शोर सुनकर बाहर आए वो, और देख करके वो दंग रह गए कि भारी भीड़ पर्वत की तरफ दौड़ी चली आ रही है। लेकिन ऐसा क्यों? हालांकि लोग परी को देखने के मोह में चले आ रहे थे। उनकी मनसा लाल परी को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी। पर लाल परी ने समझा कि हमारा राज खुल गया है, अब हमारी जान खतरे में है। उसकी कुछ समझ में नहीं आया तो उसने झट से आंख बंद करके राजा पुरवा को पुकारा। अब राजा पुरवा जो तो वह सामने आ गए। भीड़ को ऊपर की तरफ आते देखकर उसने भी वही अनुमान लगाया जो लाल परी ने लगाया। उसने कहा कि लाल परी, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, पर हमारे तो पंख भी नहीं है। लाल परी बोली, मेरी छड़ी किस दिन काम आएगी? अब तुम अपनी मर्जी से जाने के लिए तैयार हो, छड़ी काम करेगी। छड़ी घुमाते ही लाल परी के पंख हो गए। फिर उसने रामधन को भी पंख दे दिए। रामधन पंख फड़फड़ा कर रह जाता, वह उड़ नहीं पा रहा था। अब लाल परी रामधन को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। वो जल्दी जल्दी उसे उड़ना सिखाने लगी। भीड़ जब नज़दीक आने लगी तो लाल परी ने कहा कि रामधन जल्दी उड़ो। रामधन ने हिम्मत की और तीनों उड़ चले, पर रामधन थोड़ा ऊपर जाकर के और गिर गया। भीड़ अब तब तक करीब आ चुकी थी, जिसे देख करके घबराकर जो है लाल परी और राजा पुरवा ने जख्मी रामधन को दोनों ओर से उसकी दोनों बाहों को पकड़ करके उठा लिया और आसमान में लेकर के वो उसे उड़ गए। और वो भीड़ उस कौतूहल को जो है देखते जा रही थी कि भाई ये क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से लाल परी अपने पति रामधन के साथ ही ऊपर उसको परीलोक ले करके चली गई। तो इसी के साथ कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और देखिए, जिन्होंने ये कहानी पूरी सुनी है उनको इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। उनकी जो साधना है, उनके जो अनुभव हैं, उनके बारे में आपको इस साधना से, इस कहानी से बहुत विशेष रूप से आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, अगर आपने पूरी सुनी है तब। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।